नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। और आज की कक्षा का हमारा विषय रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है संवदिया, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के गद्य खंड में समाहित है। पार्ट 1 में हम संवदिया कहानी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आज पार्ट 2 के अंतर्गत हम जानेंगे इस पाठ्य पुस्तक में आपके जो प्रश्नोत्तर समाहित हैं इस रचना के अंतर्गत, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वर्णनात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का तो आप जानते ही हैं, जब तक आप पाठ की बारीकियों को नहीं समझ लेंगे, अच्छे से जान नहीं लेंगे, तब तक आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आइए आज की कक्षा में आपकी ज्ञान की थोड़ी सी जांच कर ली जाए कि आप कितने अच्छे से पाठ को समझ चुके हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पाठ्य पुस्तक में समाहित वर्णनात्मक प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। मतलब गांव वाले जो हैं वो संवदिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो संवदिया का मतलब है संदेश वाहक, यानी कि संदेश ले जाने वाला और लाने वाला। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना और जिस और सुर और स्वर में संदेश को सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर उसको सुनाना, यही संवदिया का काम है। संवाद की गोपनीयता का ध्यान रखना ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को उस संवाद का पता न चले। भावुकता, संवेदनशीलता, ईमानदारी, समझदारी, ये सारे गुण एक संवदिया में होने चाहिए। और वातावरण को सूंघ कर जो संवाद का अंदाजा लगा ले। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि संवदिया में आवश्यक होनी चाहिए। और गांव वाले क्या समझते हैं संवदिया के बारे में? क्या समझते थे हरगोविंद के बारे में? वो समझते थे कि वो एक निठल्ला, कामचोर, पेटू, औरतों का गुलाम, बिना मजदूरी लिए काम करने वाला, जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह संवदिया होता है। तो यहाँ पर हमें संवदिया की दो प्रकार दिखाई दिए हैं, जो कि एक संवदिया की वास्तविक परिभाषा है और एक गांव वालों की धारणा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई? मतलब उसे क्या संदेह हुआ, उसने क्या सोचा जब बड़ी हवेली से उसके लिए बुलावा आया? तो बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद को आशंका हुई कि शायद कोई गुप्त समाचार ले जाना है। अन्यथा जब संदेश भेजने के लिए गांव-गांव में डाकघर खुले हुए हैं तो बड़ी बहुरिया ने उसे क्यों बुलवाया है? वातावरण को सूंघ कर उसने अंदाजा लगाया कि ऐसा गुप्त समाचार लेकर जाना है कि जिसकी चांद सूरज को भी खबर ना हो और परेवा पंछी तक ना जाने। आगे बढ़ते हैं। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? तो बड़ी बहुरिया अपने मायके इसलिए संदेश भेजना चाहती थी क्योंकि पति की मृत्यु के बाद वो अकेली और असहाय हो गई थी। देवर देवरानियां शहर में जा बसे थे और उनके प्रति उन सब का बहुत ही निष्ठुर व्यवहार था। आपने पाठ में पढ़ा होगा, अघनी धान के समय वो आ जाते थे और फिर कई मन बोरे जो है अनाज धान लेकर वो चले जाते थे। फिर आम पकने के मौसम पर वो आ जाते थे और उसकी कर्ज की जो ढेरी है वो लगाकर चले जाते थे। तो उनको ज़रा भी एहसास नहीं होता था कि इस आर्थिक तंगी का सामना बड़ी बहुरिया कैसे करेंगी। तो उनका व्यवहार बहुत ही निष्ठुर था उनके प्रति। हवेली की संपत्ति का बंटवारा भी उन्होंने निर्दयता पूर्वक किया था। उनके जेवर, कपड़े तक भाइयों ने आपस में बांट लिए थे। अकेलेपन की पीड़ा, आर्थिक अभाव और घोर दरिद्रता यानी कि गरीबी, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से जो बड़ी बहुरिया है वो अपने मायके संदेश भिजवाना चाहती थी कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती, इन तकलीफ़ों से लड़ते लड़ते मैं अब थक चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में, किन यादों में वो खो जाता है? तो हरगोविंद हवेली की वर्तमान दशा को देखकर, क्योंकि वो पुराने समय सोचता है तो उस समय तो नौकर नौकरानी और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, सबका आवागमन रहता था और धन धनाढ्य से भरपूर जो उनका परिवार था। तो वर्तमान स्थिति को देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और अतीत को याद करता है। और आज क्या सिचुएशन है कि आज बड़ी बहुरिया जो है हाथ से सूपा में अनाज फटक रही है, जिन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपना परिवार पाल लेती थी। तो कहाँ गए वो दिन? वो उन समय को याद करते हुए बड़ा दुखी होता है। आगे बढ़ते हैं। संवाद कहते समय बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला गई? मतलब उनकी आंखों में नमी क्यों आ गई, उनके आंसू क्यों आ गए? पति की मृत्यु के बाद बड़ी बहुरिया अभावग्रस्त और कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके संवादों में उनके हृदय की वेदना, दुख, पीड़ा, बेबसी, अकेलापन और आर्थिक अभाव और दुख झलक रहा था। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया भावुक हो गई और उनके मन की व्यथा यानी कि उनके मन में जो पीड़ा थी वो आंसुओं के रूप में बाहर आ गई।
आगे बढ़ते हैं। गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का एहसास क्यों हो रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। तो गाड़ी पर जब सवार हुआ था संवदिया हरगोबिंद जलालगढ़ से, जब वो रवाना हुआ तो उसको पुराने दिनों की याद आ रही थी और साथ ही बड़ी बहुरिया के संवाद उसको बार बार उसके दिमाग में कौंध रहे थे, जिनमें उनकी पीड़ा, बेबसी, अकेलेपन का भाव उनको याद आ रहा था। बड़ी बहुरिया का एक एक संवाद कांटे की तरह चुभ रहा था। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी, एक नौकर था वह भी कल भाग गया, गाय खूंटे से बंधी हिकर रही है, भूखी प्यासी आवाजें निकाल रही है, मैं कितने दिन किसके लिए ये सब इतना दुख झेलूं। तो ये सारे जो संवाद हैं वो हरगोबिंद के दिमाग में चल रहे थे, जिसकी वजह से उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। कुछ ना कर पाने की विवशता, क्योंकि हरगोबिंद चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उनकी पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय उसको समझ में नहीं आ रहा था। दुख के भाव से छुटकारा पाने के लिए हरगोबिंद ने अपने पास बैठे यात्री से बात करना चाहा। उसने सोचा कि कुछ देर बात करूंगा तो मेरा शायद जो ध्यान है वो बदल जाए और मुझे वो बड़ी बहुरिया के संवाद बार बार याद ना आए। तो उसने सोचा यात्री से बात कर लेता हूँ, और वो बहाने से उससे बात करता है कि क्यों भाई साहब, थाना बिहपुर में गाड़ियाँ रुकती हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो यात्री था वो भी अजीब ही तरीके से उसने उसको जवाब दिया, बड़ा ही कुड़कर, बड़ी बेरुखी के साथ उन्होंने उसको जवाब दिया। तो फिर से जो संवदिया है वो फिर से उन्हीं यादों में खो गया और उसे बड़ी पीड़ा का अनुभव हुआ। आगे बढ़ते हैं। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद क्यों नहीं सुना पाया। जो संवाद बड़ी बहुरिया ने उसको बोले थे वो क्यों नहीं आगे उनकी माताजी को सुना पाया। तो बड़ी बहुरिया का संवाद ना सुना पाने का कारण है, बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी माँ स्वरूपा हैं, तो वो गांव छोड़कर चली जाएंगी, इस बात का डर जो है वो हरगोबिंद को सता रहा था। अपने गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाने का डर था कि लोग जो है वो गांव के ऊपर थूकेंगे कि बड़ी बहुरिया जैसी साक्षात लक्ष्मी को उन्होंने कितने दुख दिए हैं। माँ की सामने बेटी की दुर्दशा का वर्णन कर पाने में भी संकोच था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक माँ के सामने उनकी बेटी की दुर्दशा का वर्णन मैं किन शब्दों में करूँगा। स्वयं की भावुकता, और कहते कहते मैं भावुक हो जाऊँगा। और क्योंकि जो हरगोबिंद है वो बहुत ही संवेदनशील है और वो बड़ी बहुरिया के दुख को स्वयं महसूस कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है। ये जो धारणाएं थी ये गांव वालों की थी संवदिया के प्रति। तो इससे क्या आशय है, वो क्या समझते थे कि संवदिया कैसा होता है। उपरोक्त पंक्तियों से आशय है कि संवदिया के दो ही काम होते हैं। गांव वाले समझते थे कि संवदिया सिर्फ डटकर खाता है और पेट फुलाकर सो जाता है, उसका और कोई काम नहीं होता, उसे किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता, बस संवाद सुनाना है चाहे वो कैसा भी हो, और उस संवाद का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारी विचारधाराएं थी गांव वालों की संवदिया को लेकर। आगे बढ़ते हैं। जलालगढ़ पहुंचने के बाद, यानी कि जब हरगोबिंद जलालगढ़ पहुंचता है तो बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प लिया, क्योंकि वो संवाद तो पहुंचा नहीं पाया था। तो वापस आकर हरगोबिंद जो है बड़ी बहुरिया के सामने क्या बोलता है। हरगोबिंद ने संकल्प लिया कि वह अब बड़ी बहुरिया को कष्ट नहीं होने देगा, अब वह निठल्ला नहीं रहेगा, उनके सारे काम करेगा। बड़ी बहुरिया उसकी माँ है, सारे गांव की माँ है, अब उसे इस गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव से हरगोबिंद की कर्तव्यनिष्ठ था, स्वामी भक्ति और बड़ी बहुरिया के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान उद्घाटित होता है। तो हरगोबिंद ने निर्णय लिया कि अब वो बड़ी बहुरिया के साथ रहेगा और उनको कोई कष्ट नहीं होने देगा। तो यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समाहित प्रश्नोत्तर जो है वो समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। मैंने आपको पहले ही कहा था वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप पाठ को बारीकी से ध्यान से पढ़ और समझ नहीं लेते हैं। तो देखते हैं आपने पाठ को कितना ध्यान से पढ़ा है और समझा है। ये कुछ प्रश्न आपके सामने हैं और आप फटाफट इनके आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, संवदिया के रचनाकार कौन है? बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु। संवदिया गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी। आत्मा की शिल्पी की संख्या किसे दी गई है? फणीश्वरनाथ रेणु को। कहानी के आधार पर संवदिया की भूमिका में कौन है? हरगोबिंद जो है वो संवदिया की भूमिका में हमें नजर आए हैं। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, पेट फुलाकर सोता है। उक्त कथन किसके बारे में है? ये धारणा किसके लिए है? हरगोबिंद के लिए, क्योंकि हरगोबिंद एक संवदिया है। हरगोबिंद की हवेली से बुलावा आने पर अचरज क्यों हुआ हरगोबिंद को?
क्योंकि जब गांव-गांव में डाकघर खुले हुए हैं तो संवदिया के जरिए संवाद क्यों भेजेगा कोई। उसको बड़ी हैरानी हुई जब उसको बुलाया गया कि आपको कोई संवाद लेकर जाना है, तो वो समझ ही नहीं पाया कि जब डाकघर है, पत्र व्यवहार है, तो फिर मेरी आवश्यकता किस लिए पड़ी। हरगोविंद ने वातावरण को सूंघकर संवाद का क्या अंदाजा लगाया। जैसे ही हरगोविंद बड़ी हवेली में प्रवेश करता है तो उसने वातावरण को सूंघकर क्या अंदाजा लगाया कि किस तरह का समाचार हो सकता है। तो उसने सोचा कि निश्चय ही कोई गुप्त समाचार है जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो, इसीलिए उसे बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद को हवेली क्यों बुलाया गया था? बड़ी बहुरिया के द्वारा उनके मायके संदेश भेजने के लिए। आगे फिर और प्रश्न हैं, आप उनके उत्तर दीजिए फटाफट। संवदिया का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक, यानी कि संदेश पहुंचाने वाला। मोदियाइन आंगन में बैठकर क्यों बड़बड़ा रही थी? एक मोदियाइन, जो गांव की बूढ़ी मोदियाइन थी, वो अपना उधार चुकता करने के लिए वो उल्टे सीधे शब्दों के साथ उनको ताने कस रही थी, बड़ी बहुरिया को, और परेशान कर रही थी। इसीलिए उधार वापस चाहती थी। वो कहते हैं ना, एक का दो वसूलने की फिराक में थी। काबुली कायदा का क्या अर्थ होता है? मतलब निकालने के लिए पहले मीठा बोला जाए और फिर बाद में जब उनका काम पूरा हो जाए, जब उनसे उधार ले लिया जाए, तो वापसी लेते वक्त एक का दो वसूलना। बड़ी बहुरिया का ससुराल, यानी कि जहां बड़ी बहुरिया का ब्याह हुआ था, वो कहाँ था? जलालगढ़। बड़ी बहुरिया का मायका, यानी कि माँ उनकी कहाँ थी? थाना बिहपुर। रोम रोम कलपने लगा से क्या अभिप्राय है? अत्यधिक दुखी होना। द्रौपदी चीरहरण लीला से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे जैसे महाभारत की कथा थी द्रौपदी चीरहरण, तो उसी आधार पर यहाँ पर भी बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े करके निर्दयी भाइयों ने बंटवारा किया था। मतलब कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा था जिसके भरण पोषण के लिए जो बहुरिया थी वो अपना जीवन यापन आराम से कर सके। अगहनी धान का क्या अर्थ होता है? तैयार फसल, यानी कि अगहन के महीने में जब धान की फसल तैयार हो जाती है, अगहनी धान। आगे नाथ न पीछे पगहा से क्या तात्पर्य है? यानी कि कोई जिम्मेदारी नहीं है उस व्यक्ति पर। गाड़ी में बैठे हुए हरगोविंद के विचलित मन में शांति कैसे मिली? उनको कैसे शांति प्राप्त हुई? निर्गुण गायक के कारण। वहां पर एक निर्गुण गाने वाला आ जाता है जिसका गीत सुनकर संवदिया जो है उसके मन में थोड़ी सी शांति पड़ती है। यहाँ पर बेटा कई बार हमें डाउट हो जाता है कि जो सूरदास हैं वो कहीं भक्तिकालीन कवि सूरदास की चर्चा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक निर्गुण गाने वाला सूरदास है जिसको कि अंधा होने की वजह से सूरदास जी के साथ इसका तुलना की गई है। तो यहाँ पर आप इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। निर्गुण गाने वाला सूरदास से क्या अभिप्राय है? गीत गाने वाला एक अंधा व्यक्ति। संवदिया हरगोविंद ने थाना बिहपुर जाने के लिए गाड़ी कहाँ से बदली थी? कटिहार जंक्शन। जब जंक्शन पर आए थे, बहुत सारी रेलगाड़ियां होती हैं, तो वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी बदल ली थी जो कि थाना बिहपुर जाने वाली थी। हरगोविंद को कटिहार जंक्शन से थाना बिहपुर जाने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ा था? 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। चौअन्नी का क्या अर्थ है? यानी कि 4 आना 25 पैसे। वापसी में हरगोविंद को कटिहार जंक्शन से जलालगढ़ जाने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा? वापसी में जब आ रहा था हरगोविंद, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर वो आए और फिर वहां से वो जलालगढ़ की तरफ रवाना हुए। बेहोशी की अवस्था से बाहर आने पर बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को खाने के लिए क्या दिया था जब वो वापसी में आ गए थे? तो गर्म दूध और बासमती चूड़ा। कटिहार जंक्शन से जलालगढ़ की दूरी कितनी थी? 20 कोस। तो यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले अध्याय के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।